गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th हिंदी कोर का बितान पार्ट से बितान जो है पार्ट 2 है 12th के लिए। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है सिल्वर बैटिंग उसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके राइटर हैं मनोहर श्याम जोशी। इनका जन्म 1935 कुमाऊं में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। इनकी रचनाएं कहानी संग्रह, व्यंग संग्रह, साक्षात्कार, लेख संग्रह, संस्मरण संग्रह और दूरदर्शन धारावाहिक भी थे। दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सब थे। अब हम पाठ का सारांश बताते हैं। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में वाले मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के 20 वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी कि ज्यों का त्यों स्वीकार लेने का भाव है, तो सम हाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। तो दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद ही भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किसनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। तो सम हाउ इम्प्रॉपर मतलब हमने बताया था आपको अनिर्णय की स्थिति भी ऐसे लगते हैं उन्हें। उसने थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनीदानी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है, अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल से सीखी थी। ऐसी परंपरा किसनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां यशोधर को शरण मिली थी। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लड़कों को आश्रय देते थे, सहारा देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किसनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये दिए। इस तरह वे स्मृतियों में खो गए। तभी चड्ढा की आवाज़ से वे जागृत हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी।
यशोधर खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेज़ों के चोचले बताते हैं। किंतु चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपए और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपगपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिरला मंदिर जाने और उनके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी में बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिरला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किसंदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थीं। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूज़ गंज लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है। वे यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किसंदा की स्मृति के लिए यही रहना चाहते थे। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी मोटी बात, छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में नौकरी पर गया था। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1500 रुपये प्रतिमाह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका एलाइड सर्विस में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव में वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है और खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती है। यशोधर उसे शालियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किसंदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। यशोधर ने सोचा कि किसंदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे शादीशुदा थे। किसंदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर वे अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किसंदा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किसंदा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने के
होने पर, जब उनका रिटायरमेंट हुआ, तब गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उनका क्या कहना था? मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। रिटायर होने के बाद गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा? इसका जवाब उनके पास नहीं होता था। अब रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में से बताएंगे। ओके, थैंक यू।